हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग 2017 का सोशल साइंस का पेपर देखने वाले हैं। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था। कह रहे 1021 से 22, कह रहे 1023 से 24, कह रहे 1922 से 23, कह रहे 1025 से 26। तो आप लोग ध्यान रखें 1025 में क्या किया था, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें कि इसने 17 बार आक्रमण किया था। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि तराइन के मैदान में कह रहे हैं कि मोहम्मद गौरी का किस राजा के साथ युद्ध हुआ। आपका ऑप्शन दिए जयपाल, जयचंद, आनंदपाल, पृथ्वीराज चौहान। तो आप लोग देखते हैं पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ था और तराइन के दो युद्ध हुए थे, 1191 और दूसरा हुआ था 1192। दोनों के दोनों पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में युद्ध हुआ था। और देखो एक युद्ध हुआ था 1194 जो चंदावर का युद्ध हुआ था, जो गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। कह रहे इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान। आप लोग ध्यान रखें, आपका देखो गुलाम वंश के संस्थापक की बात कर रहे हो तो आपका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 में क्या हुआ था कि शासक बना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना था। कह रहे 1206, 1210, 1211, 1266। तो आपका आंसर हो जाएगा 1266 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना की थी। आपका ऑप्शन दिया बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने, संग्राम सिंह ने। तो आप लोग ध्यान रख रहे हैं, आपका आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी ने। ठीक है, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी, बहलोल लोदी ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि तालीकोट का युद्ध हुआ था। कह रहे 1565, 1568, 1560, 1590। तो आप लोग देखें 1565 में तालीकोट का युद्ध हुआ था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में कह रहे राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था। ऑप्शन आपके दिए 6 प्रांत, कह रहे 15 प्रांत, 20 प्रांत, 30 प्रांत। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 प्रांतों में बांटा गया। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका कह रहे हैं कि पृथ्वी का आकार है, कह रहे गोल, चपटा, वर्गाकार, त्रिभुजाकार। तो आप लोग देखें पृथ्वी का जो आकार है वो कैसे दीर्घवृत्ताकार है, लेकिन ऑप्शन दिए नहीं गए तो आप लोग यहाँ पे गोल आंसर लगा दें। ठीक है, पृथ्वी का आकार कैसा है, गोल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। कह रहे अशोक, कुणाल, वृद्धरथ, पुष्यमित्र। तो आप लोग देखें कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था वृद्धरथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष है। कह रहे 319, 375, 380, 335। तो आपका आंसर हो जाएगा 319। और ये गुप्त संवत की जो प्रारंभ किया था वो चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रारंभ किया था। आप लोग देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दशावतार मंदिर है। कह रहे भूमरा में, देवगढ़ में, खजुराहो में, भीतरगांव में। तो आप लोग देखते हैं आपका आंसर हो जाएगा देवगढ़ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाल वंश की स्थापना किसने की थी। कह रहा है धर्मपाल, लक्ष्मण सेन, गोपाल ने, देवपाल ने। तो आपका आंसर हो जाएगा गोपाल ने। अब देखो यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं अतलगोत्तरीय प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि चंदेलों के 2 प्रसिद्ध नगरों के नाम बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड, खजुराहो, महोबा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहे हैं कि राजपूत काल के कह रहे 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो आपका पहला कह रहा है कि देखो पृथ्वीराज रासो, हलायुध, कह रहे हैं कि नयन चंद्र सूरी हो जाएगा, पद्म गुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 4 प्रमुख कवि पूछे गए तो आप लोग ध्यान रखें कि पृथ्वीराज रासो फर्स्ट, नेक्स्ट हो जाएगा आपका हलायुध, नयन चंद्र सूरी और पद्म गुप्त। ये चार आपके राजपूत काल के कवि हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भोज प्रबंध किसकी रचना है। तो आपका आंसर हो जाएगा देखो बल्लाल देव। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा हरिसेठ। नेक्स्ट कह रहा है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन था। तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए आपके ये अतलगोत्तरीय क्वेश्चन है और अतलगोत्तरीय क्वेश्चन में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो एक एक शब्द में आपको आंसर देना है। ठीक है, क्योंकि आपके 40 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आंसर देखो ज़्यादा लेंथी आंसर लिखोगे तो टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है तो उनके एक शब्द में ही आपको आंसर देने हैं। देखिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना आपको समझा के चल रहा हूँ। देखिए ज़्यादा चीज़ें समझाएंगे तो क्लास आपकी ये ज़्यादा
लेंदी हो जाएगी, लगभग 1 घंटे की हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिश ये है कि कम से कम समय में आपकी ये 2017 या जो भी पेपर है आपका कम से कम समय में कंप्लीट कराया जाए। ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको समझा के चल रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में कह रहे हैं किन 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया था, तो आप लोग देख रहे हैं कुतुब-उल-इस्लाम, ठीक है, और नेक्स्ट आपकी 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद। देखो 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, गुलाम वंश का शासक था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सल्तनत काल में कह रहे हैं कि राज्य का सर्वोच्च अधिकारी या पदाधिकारी कौन होता था, तो आप लोग देख रहे हैं सुल्तान हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हिम नदियों के अपरदन से कह रहे हैं वी आकार की घाटी किस आकार में बदल जाती है, तो देखो आपसे कह रहे हैं देखो वी आकार की जो घाटी होती है, अब क्या होता है अपरदन का मतलब क्या होता है कि जैसे मिट्टी यहाँ से जो मिट्टी कटेगी, ठीक है, बहा के ले जाई जाएगी, तो जो वी आकार की घाटी है वो किस में बदल जाती है, आपका आंसर हो जाए यू आकार में। ठीक है, और देखो यदि आप लोग ज़्यादा डिटेल से ठीक है देखना चाहते हैं चीज़ों को, तो आप लोगों की देखो 27 क्लास में हो चुकी हैं, उनमें आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि बाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं, तो आपका आंसर दिया किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से कह रहे गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, बाष्पीकरण कहलाता है, जैसे पानी का बाष्प बनना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सूर्य तप किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं कि सूर्य से आने वाली ऊष्मा जो कह रहे हैं वातावरण द्वारा सोख ली जाती है वो सूर्य तप कहलाती है। जो जैसे क्या होता है कि सूर्य से जो आने वाली ऊष्मा होती है वातावरण में क्या कर ली जाती है, सोख ली जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, सूर्य तप बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मूल अधिकार किस पर बल देते हैं, तो आप के मूल अधिकार को कह रहे सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। जो मूल अधिकार हैं वो किस रूप में परिभाषित किया गया, मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण प्रमुख रूप से किन 2 आधारों पर कर सकते हैं, आपका फर्स्ट हो जाएगा देखो श्रम, ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका पूंजी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि उत्पादन क्या है, तो आप लोग देखेंगे अर्थशास्त्र में उत्पादन कह रहे औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा कह रहे वस्तुओं, सामानों या सेवाओं को निर्मित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। उत्पादन मतलब सीधी सी बात है जो कंपनियां और जो भी फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, जो माल मतलब कच्चा माल लेके जो प्रोडक्ट बना रही हैं वही आपका क्या होता है, उत्पादन होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो आप लोग धर के 1986 में लागू हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो देखो आप लोगों को बताया था जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, तो इसको 2 भागों में, ये बीच में क्या होती है कि भूमध्य रेखा, तो पृथ्वी 2 भागों में बट जाएगी, और ऊपर वाला आपका होता है उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, आप लोग धरते हैं नीचे वाला बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो जो भारत की बात कर रहा है, तो भारत के कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, तो वही आपका आंसर दिया उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु और बिंदुसार का कह रहे राज्यारोहण किस सन में हुआ था, तो आप लोग धर के चंद्रगुप्त मौर्य कह रहे 298 ईसा पूर्व उन्होंने अपना राज्य कह रहे कि वो साम्राज्य बेटे बिंदुसार को देकर कर्नाटक चले गए थे। उन्होंने क्या कि संलेखना विधि से कह रहे अपने प्राण त्यागे थे, तो यहाँ पे ये लिख लो वहाँ, ठीक है, वहाँ उन्होंने क्या किया था, संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। देखो संलेखना विधि क्या होती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो जैन धर्म में संलेखना विधि क्या होती है कि स्वेच्छा से अपने प्राणों को त्यागना। ठीक है, इसको बोला जाता है संलेखना विधि। मतलब क्या होता है कि जैसे बिना खाए पिए भोजन त्याग दो, ठीक है, खाना पीना छोड़ दो, धीरे धीरे क्या होगे, आप मर जाओगे। ठीक है, तो वही हुआ था, इन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है, तो जब इनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद क्या होता है कि बिंदुसार का, ठीक है, क्या होता है, राज्यारोहण 298 ईसा पूर्व में हुआ था। वही को आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु और बिंदुसार का जो राज्यारोहण हुआ था वो कब हुआ था, तो बिंदुसार की मृत्यु हुई थी 298 चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में, और उसी समय क्या होता है बिंदुसार का राज्यारोहण हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कह रहे 9 रत्नों में से कह रहे किन्हीं 4 के नाम लिखेगा, तो आप लोग देखें तो विक्रमादित्य के 4 रत्न पूछे गए हैं। तो एक तो आपके धन्वंतरी हो जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट अमर सिंह और शंकुक, ठीक है, बेताल भट्ट, कालिदास। ठीक है, तो ये देखो कालिदास भी आप लोग देखें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में ही रहते थे, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य क्या था, गुप्त वंश का शासक था।
ठीक है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विशाख दत्त के द्वारा लिखित 2 नाटकों के नाम लिखे। आप लोग ध्यान, विशाख दत्त ने एक तो लिखा था मुद्राक्षस और नेक्स्ट देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। आप लोग ध्यान, देवी चंद्रगुप्तम भी किसने लिखा था? विशाख दत्त ने लिखा था। देखिए आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है तो लाइक भी करते चलें, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि राजपूत कालीन कह रहे पूर्वी भारत के कह रहे 4 प्रमुख मंदिरों के नाम लिखिए। तो आप लोग ध्यान रखना है कि एक तो हो जाए लिंगराज मंदिर, नेक्स्ट जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, जैन मंदिर। अब देखो जैन मंदिर आपका कहाँ पे बनवाया था? राजस्थान के आबू पर्वत पर बनवाया था। और देखो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप की तीव्रता नापने के लिए कह रहे किसका प्रयोग होता है? तो कह रहे कि जब आंतरिक शक्तियों के कारण कह रहे भूपटल की सतह अचानक कंपित होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं, ठीक है। आंतरिक शक्तियों के कारण क्या होता है? पृथ्वी की ऊपरी जो पटल होती है, सतह होती है, वो कंपित होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। और भूकंप कह रहे कि तीव्रता जो होती है नापी किस में जाती है? तो आप लोग देखते हैं भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ द्वारा नापी जाती है। किसके द्वारा नापी जाती है? सिस्मोग्राफ द्वारा नापी जाती है। और आप लोगों से यदि पैमाना पूछा जाए किस पैमाने पर नापी जाती है तो आप लोग ध्यान रखें रिएक्टर स्केल पर नापी जाती है। किस पर? रिएक्टर स्केल पर नापी जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अपशिष्ट किसे कहते हैं? तो आप लोग देख रहे हैं फैक्ट्रियों तथा कारखानों से निकलने वाला व्यर्थ पदार्थ क्या है? अपशिष्ट है। अतः कह रहे हैं कि उपभोग करने के पश्चात जो चीज़ें बचती हैं वो अपशिष्ट पदार्थ कही जाती है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि जैसे फैक्ट्रियों और कारखानों से निकलने वाला जो भी कचरा होता है वो आपका एक तरीके से क्या बोला जाता है? अपशिष्ट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं संविधान से निर्मित, वो देखो संविधान से निर्मित में कह रहे तो ये गलत है, ये आप लोग ध्यान के क्वेश्चन सुधार। संविधान के निर्माण ऐसे होना चाहिए। कह रहे संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, और कह रहे यह संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था, ठीक है। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो आप लोग देख रहे हैं संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ठीक। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और देखो संविधान सभा द्वारा आपका 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। आप लोग देख रहे हैं, देखो आपकी राजन सीरीज या आपकी जो भी पवन सीरीज आप लोगों के पास है उसमें आपका दिया गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, देखो 26 जनवरी 1950 को आपका कह रहे हैं कि संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये आंसर आपका गलत है, क्योंकि देखो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा पारित नहीं हुआ था। 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान लागू किया गया था। आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि आपका संविधान बनके तैयार हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को बन गया था। तो कुछ अनुच्छेद क्या हुए थे कि 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, लेकिन पूर्णतः लागू नहीं किया गया था, ठीक है। अब पूर्णतः लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो आप लोग देख रहे हैं 26 नवंबर 1949 को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मौलिक अधिकार किसकी निरंकुशता पर रोक लगाते हैं? तो आप लोग देख रहे हैं मौलिक अधिकार किसी भी राष्ट्र के द्वारा कह रहे हैं कि नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, और कह रहे हैं यह सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो आप लोग देखो क्या करना है, देखो जब भी आपका देखो डिफरेंस पूछा जाए तो आप लोग इस टाइप से कर सकते हैं, एक तरफ विकसित अर्थव्यवस्था लिखना है, दूसरी तरफ विकासशील। विकसित अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है कि विकसित अर्थव्यवस्था आर्थिक गतिविधियों के विकास का एक बेहतर स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। आर्थिक गतिविधियों के मतलब क्या होता है कि विकास का एक बेहतर स्तर प्रतिनिधित्व करता है। तो आपका जो जापान, यूएसए, ये क्या है आपकी विकसित अर्थव्यवस्था में आते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि विकासशील अर्थव्यवस्था कह रहे हैं विकास की ओर अग्रसर अर्थव्यवस्था का सूचक है। मतलब विकासशील अर्थव्यवस्था मतलब ये होता है कि जो डेवलपमेंट कंट्रियां कर रही हैं उनको बोला जाता है विकासशील अर्थव्यवस्था, और जो डेवलप कर चुकी हैं कंट्रियां उनको बोला जाता है विकसित अर्थव्यवस्था। जिसमें क्या होते हैं भारत और चीन ये क्या है आपकी विकासशील अर्थव्यवस्था है, और जापान, यूएसए क्या है विकसित अर्थव्यवस्था है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 आधारभूत विशेषताएं लिखिए। तो फर्स्ट तो आपका हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा समाज के कल्याण को ध्यान में रखने वाली अर्थव्यवस्था। आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा राजनीतिक दलों और कह रहे हैं सत्ता एवं प्रशासन के प्रभावित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें
आपका क्वेश्चन था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 आधारभूत विशेषताएं, तो आपकी ये 3 आधारभूत विशेषताएं दी गई हैं। देखो आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट लगा करे वो आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो या तो आप लोग क्लास को रोक के नोट कर लिया करो। देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने 2017 का सामाजिक अध्ययन का पेपर देखा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।